फिलिप द सेकेंड एक राजा होने के साथ साथ कमाल के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। जब उन्होंने देखा कि उनके दुश्मन की फौज ज़्यादा पावरफुल है तो उन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी कि वो अपनी आर्मी को यहाँ से लेके पीछे हट रहे हैं। साथ ही एक झूठी चिट्ठी दुश्मन के पास पहुंचा दी जिसमें यही लिखा था कि फिलिप अपनी आर्मी को लेके यहाँ से रिट्रीट करने वाले। ये देख के दुश्मन की आर्मी ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए और इसी वक्त फिलिप की आर्मी ने जोरदार हमला किया। ये कहानी है बैटल ऑफ कैरोनिया की। कहानी शुरू होती है साल 359 BC से। ये वो साल था जब एंशिएंट ग्रीस का एक राज्य मैसिडोन के राजा की मौत हो गई थी और उसी साल उनके भाई फिलिप द सेकेंड गद्दी पे बैठे। राजा बनने के बाद पहले उन्होंने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराया और उसके बाद उन्होंने फोकस किया अपने राज्य के दक्षिण की डायरेक्शन में जहां बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे। एंशिएंट ग्रीस में इन सिटी स्टेट्स को पोलिस भी कहते थे और ये छोटे छोटे शहर थे जिनके आसपास बहुत पॉपुलेशन थी, जैसे थीब्स, स्पार्टा, एथेंस। इन सिटी स्टेट्स की गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वहां की जनता ही चुनती थी। नॉर्मल जनता गवर्नमेंट का हिस्सा बनती थी और वही सिटी स्टेट्स को चलाती थी। पर मैसिडोन में ऐसा नहीं था। वो एक राज्य था, एक किंगडम था और वहां पे राज चलाते थे राजा, और राजा का बेटा ही राजा बनता था। जब फिलिप छोटे थे तो उनके भाई की एक लड़ाई में थीब्स के सामने हार हो गई थी और इसी की वजह से एक हॉस्टेज की तरह फिलिप को थीब्स में भेज दिया गया था। पर क्योंकि एक राजा की फैमिली के थे तो उनके साथ अच्छा ही व्यवहार हुआ और यहाँ थीब्स में रह के उन्होंने बहुत लोगों से ग्रीक सिटी स्टेट्स के कल्चर के बारे में जाना। थीब्स में रह के ही उन्होंने एक महान मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट इपोमिनांडस से बहुत कुछ सीखा और वही सारे लेसन्स को उन्होंने आगे जाके अपनी बैटलफील्ड्स में यूज किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इपोमिनांडस वही इंसान है जिन्होंने जाके द ग्रेट स्पार्टन्स को एक सेट बैटल में हराया था। ये बैटल कौन सी थी, कौन से साल में हुई थी, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। थीब्स में रहते हुए फिलिप ने देखा था कि ये सिटी स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंस से बहुत प्यार करते हैं पर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और जब तक इनको यूनिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब एक साथ नहीं किया जाएगा, तब तक ये फिलिप के रियल एनिमी पर्शियन एम्पायर से लड़ नहीं सकते, उनसे जीत नहीं सकते। इसीलिए फिलिप ने राजा बनने के बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे ना कैसे एक एक सिटी स्टेट को अपने साथ करना है। इसी कोशिश में अब फिलिप लग गए और ग्रीक सिटी स्टेट्स में धीरे धीरे करके अपनी पहुंच और अपने वर्चस्व को बढ़ाने लगे। पर तभी उनके सामने एक नया कांटा आ गया। ये थे एथेंस के एक बहुत कमाल के स्पीकर डेमोस्थेनीस। डेमोस्थेनीस फिलिप की तरह कोई मिलिट्री कमांडर नहीं थे पर एक पॉलिटिशियन और कमाल के स्पीकर थे और जब ये बात करते थे, जब ये स्पीचेस देते थे तो पूरी एथेंस की जनता सुनती थी। उस समय के सारे सिटी स्टेट्स में सिर्फ एथेंस के डेमोस्थेनीस एक ऐसे बड़े स्पीकर थे या बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे जो ये बात कह रहे थे कि मैसिडोन के राजा फिलिप ये जो लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ये देखिए एक ना एक दिन हम पे ही हमला करेंगे और हमारे इंडिपेंडेंस को हमसे छीन लेंगे। तो लगातार अपनी बातों से और अपनी हरकतों से फिलिप को अपोज करते थे। पर एथेंस के सामने एक समस्या थी। जहां मैसिडोन अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे, स्ट्रांग बना रहे थे, वहीं एथेंस की मिलिट्री वीक होती जा रही थी और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि एथेंस का जो पब्लिक फंड्स थे, जो सरकार खर्चा करती थी, उसमें से सबसे ज़्यादा खर्चा होता था पब्लिक स्कीम्स, यानी ऐसी स्कीम्स जिसमें एथेंस की सरकार जनता को पैसे देती थी कि वो मीटिंग्स में आए, ज्यूरी का हिस्सा बने और फेस्टिवल्स में भाग लें। इन सारी चीज़ों पे एथेंस में खर्चा हो रहा था पर उनकी मिलिट्री पे उतना खर्चा नहीं हो रहा था। ज़्यादातर सिटी स्टेट्स, खासकर वो जिनको एथेंस लीड करते थे, जहाँ पे डेमोस्थेनीस का वर्चस्व था, वो फिलिप को एक आउटसाइडर की तरह देखते थे। बहुत लोग ये कहते थे कि एक बारबेरियन है, इनके पास कोई कल्चर नहीं है, कोई तहजीब नहीं है और ये हमारे कल्चर को थ्रेटन करते हैं, इनसे हमको खतरा है। और ये बात फिलिप अच्छे से जानते थे कि सिटी स्टेट्स में उनको वो इज्जत, वो इनसाइडर वाली पहुंच नहीं मिली है और इसीलिए फिलिप लगातार एक ऐसे मौके की तलाश में थे कि उनको सिटी स्टेट्स के बीच में जाने का मौका मिले, उनको सिटी स्टेट्स के बीच में लेजिटिमेसी मिल जाए। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे आज यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, वैसे ही उस समय ग्रीक सिटी स्टेट्स में एक रिलीजियस काउंसिल थी। इसका नाम था एम्फिसिटियोनिक काउंसिल। बहुत सारे सिटी स्टेट्स इस काउंसिल के मेंबर थे और वो अक्सर मीटिंग करते थे, मिल के इस बात पे विचार विमर्श करते थे कि हमको क्या कानून बनाने चाहिए, किस सिटी स्टेट ने कोई कानून तोड़ा तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस काउंसिल की मीटिंग्स में डिस्कस होती थी। 357 BC में इस काउंसिल के दो सिटी स्टेट्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई और वो लड़ाई एक मिलिट्री एक्शन के रूप में तब्दील हो गई। और ये कोई नई बात नहीं थी, सिटी स्टेट्स अक्सर आपस में लड़ते रहते थे।
पर 346 बीसी में, यानी फिलिप के राजा बनने के 13 साल के बाद, इस लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया। अब इस लड़ाई में एक तरफ थे एथेंस, जो कि उस समय ग्रीक सिटी स्टेट्स में सबसे पावरफुल थे, और दूसरी तरफ थी एम्फिसा की एक छोटी सी जगह। ये दोनों ग्रुप्स इस काउंसिल में आके एक दूसरे पे ये आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने कोई बड़ा कानून तोड़ा है, एक पाप किया है, सैक्रिलेज किया है। एथेंस कह रहे थे कि एम्फिसा का पाप ज्यादा बड़ा है, एम्फिसा कह रहे थे कि एथेंस का पाप ज्यादा बड़ा है, और ये काउंसिल के मेंबर्स को मिलकर डिसाइड करना था कि किसका पाप ज्यादा बड़ा है और किसको सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए कैसे पॉलिटिकल गेम्स खेले जाते हैं। फिलिप इस काउंसिल के मेंबर थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह को कैप्चर कर लिया था जो कि इस काउंसिल की मेंबर थी, तो उनकी जगह फिलिप को मेंबरशिप मिल गई थी। और एम्फिसा के फिलिप के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो बहुत सारे सिटी स्टेट्स ये मानने लगे थे कि हमारे में लगातार लड़ाई होती है, तो अगर हमको एक होना है तो शायद फिलिप ही हमारे अच्छे लीडर बन सकते हैं। वो बाकी सिटी स्टेट्स को नहीं, उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो फिलिप की तरफ कुछ लोग अब सहानुभूति से या एक्सेप्टेंस से देखने लगे थे, पर यह बात एथेंस को मंजूर नहीं थी, खासकर एथेंस के डेमोस्थेनीज को। एथेंस में भी कुछ नेता ऐसे थे जो फिलिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, पर डेमोस्थेनीज जो एथेंस की सबसे बड़ी आवाज थे, वो किसी भी कीमत पे मैसिडोन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। डेमोस्थेनीज इस बात को देख रहे थे कि एम्फिसा के फिलिप के साथ तो अच्छे रिलेशन हैं ही, पर उनके थीब्स के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। थीब भी एक सिटी स्टेट था जिसके एथेंस के साथ रिलेशंस कुछ खास नहीं थे। इनफैक्ट एथेंस और थीब्स में जनरली राइवलरी थी, एक तरह की दुश्मनी की भावना थी। पर डेमोस्थेनीज ने यह बात भी देखी कि कुछ टाइम पहले ही थीब्स ने एक मिलिट्री गैरिसन को अपने सिटी स्टेट से बाहर निकाल दिया था, एक फॉरेन मिलिट्री गैरिसन को। और ये गैरिसन किसका था? मैसिडोन का। तो ये वो बात हो गई कि आपके देश में मान लीजिए कि किसी दूसरे देश की एम्बेसी है, उस एम्बेसी के ऑफिशियल्स को आपने बाहर निकाल दिया, तो एक तरह से आपका देश उस देश के साथ रिलेशंस में कुछ टेंशन आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे यहाँ पे हुआ था। थीब्स ने जब इस गैरिसन को बाहर निकाला था तो डेमोस्थेनीज को लग रहा था कि अब थीब्स शायद से मैसिडोन के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। परंतु अगर एथेंस ने एम्फिसा को पनिश किया तो एम्फिसा के दोस्त थीब्स नाराज हो जाएंगे, और थीब्स के साथ एथेंस अपने रिलेशंस अच्छे करना चाहते थे क्योंकि उनको फिलिप के साथ डील करना था। तो डेमोस्थेनीज ये कह रहे थे कि एम्फिसा को हमको पनिश नहीं करना चाहिए। पर जब काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें डेमोस्थेनीज किसी कारण से शामिल नहीं थे, और उस मीटिंग ने यह फैसला कर दिया कि ये एम्फिसा और एथेंस के बीच में जो झड़प चल रही है, इसमें ज़्यादा बड़ा पाप एम्फिसा ने किया है और उनको पनिशमेंट मिलेगी। एम्फिसा को पनिश करने के लिए एक छोटी फौज की टुकड़ी भेजी गई, पर वो कामयाब नहीं हुए, एम्फिसा को हरा नहीं पाए, उनको पनिश नहीं कर पाए। और तब इस काउंसिल ने फिलिप की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि आपके पास ज़्यादा अच्छी आर्मी है, तो शायद आप जाके एम्फिसा को पनिश कर सकते हैं। ये वो मौका था जिसका फिलिप सालों से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले तक फिलिप ने अपनी आर्मी को लेके कभी भी सेंट्रल ग्रीस के अंदर मार्च नहीं किया था, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सिटी स्टेट्स एक हो जाएंगे और ये कहेंगे कि फिलिप हमको इन्वेड कर रहे हैं। पर अब काउंसिल ने उनको एक लेजिट मौका दे दिया था, एक कारण दे दिया था कि हाँ आप आइए अपनी आर्मी को लेके और एम्फिसा को पनिश करिए। तो फिलिप अपनी आर्मी के साथ पूरे जोर शोर के साथ सेंट्रल ग्रीस की तरफ चल पड़े। अब यहाँ पे पॉलिटिकल खिचड़ी देखिए। फिलिप को बुलाया जा रहा था एम्फिसा को पनिश करने के लिए, पर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी फिलिप के एम्फिसा के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फिलिप को अपने दोस्त को पनिश करने के लिए बुलाया जा रहा था। ये सब देख के डेमोस्थेनीज बहुत अलर्ट हो रहे थे। वो देख रहे थे कि फिलिप अपनी आर्मी को लेके सेंट्रल ग्रीस में आ गए हैं, एम्फिसा को पनिश करने इस बहाने से आ गए, पर क्या सच में वो एम्फिसा पे कोई मिलिट्री एक्शन करेंगे? इस बात से डेमोस्थेनीज इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने ओल्ड एज राइवल जिनसे उनकी दुश्मनी रही है, थीब्स, उनके पास जाके उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हमको मैसिडोन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब डेमोस्थेनीज थीब्स में गए और वहाँ की लीडरशिप के सामने एक राउजिंग स्पीच दी, एक भाषण दिया, और उसमें कहा कि अगर हमको अपने इंडिपेंडेंस को, अपने संस्कृति को प्रोटेक्ट करना है तो फिलिप के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आर्मीज को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि हमको एक एलाइड आर्मी बनानी चाहिए जिसमें आपकी और हमारी आर्मीज हों, और एक नेवल फोर्स बनानी चाहिए जिसको हम लीड करेंगे, एथेंस की नेवी। इस पूरे मिलिट्री एक्सपीडिशन में जो खर्चा होगा उसका 2/3 खर्चा एथेंस उठाने के लिए तैयार है। इस स्पीच का ये असर हुआ कि थीब्स एथेंस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए,
और अब एथेंस और थीब्स की सेना एक साथ मिलके फिलिप का सामना करने वाली थी। जब फिलिप ने यह बात सुनी तो वो भौचक्के रह गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एथेंस और थीब्स कैसे हाथ मिला सकते हैं, एक मिलिट्री अलायंस कैसे बना सकते हैं। ये लोग हमेशा दुश्मनी करते रहे हैं। फिलिप जानते थे कि इनकी कंबाइंड आर्मी को हराना आसान नहीं होगा और इसीलिए फिलिप ने एक और चाल चली। अपनी आर्मी को लेके एम्फिसा की तरफ जा रहे थे, पर एम्फिसा से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंच के उन्होंने अपनी आर्मी को ईस्ट की तरफ मोड़ दिया और वहां एक दूसरे टाउन इलेटिया को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ फिलिप की चालाकी देखिए, इस टाउन को कैप्चर करके वो सडनली थीब्स की टेरिटरी बोएशिया के बहुत नजदीक आ गए थे। तो ये एक्चुअली फिलिप का एक संकेत था थीब्स के लिए कि या तो आप इस लड़ाई से पीछे हट जाइए या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल रहिए ताकि हम सिर्फ एथेंस के साथ डील करें। जब ये सब होते हुए डेमोस्थेनेस ने देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि उनको लगा कि अगर थीब्स को डायरेक्टली थ्रेटन किया गया तो शायद से ये इस अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अब अपनी जनता और अपने लीडरशिप को कन्विंस किया कि हमको अपनी फौज तुरंत भेजनी चाहिए थीब्स की मदद करने के लिए। इसीलिए फिर एथेंस से एक आर्मी निकली और वो थीब्स की आर्मी के साथ उन्होंने जाके लिंकअप किया और इन कंबाइंड आर्मीज ने अब वो सारे रास्ते, वो सारे माउंटेन पासेस को ब्लॉक कर दिया जहां से फिलिप की आर्मी नीचे उतर के थीब्स या एथेंस पे हमला कर सकती थी। 339 बीसी से लेकर 38 बीसी के बीच में जो ठंड वाले महीने थे, इस पूरे टाइम में फिलिप की आर्मी छोटे छोटे अटैक्स करके इस अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो सारे अटैक्स इस एलाइड आर्मी के सामने फेल हो रहे थे और इसके वजह से इस एलाइड आर्मी का मोराल बहुत बढ़ रहा था। अगर दोनों साइड्स यानी फिलिप की सेना और यहाँ एलाइड आर्मी अपनी अपनी जगह पे रुके रहते, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करते, तो इस वेटिंग गेम में नुकसान फिलिप का था, क्योंकि याद रखिए वो अपनी टेरिटरी मैसिडोन से बहुत दूर आए थे इस कैंपेन पे और थीब्स और एथेंस का तो अपना ही एरिया था, वो इनडेफिनिट टाइम तक यहाँ पे वेट कर सकते थे। इस बात को फिलिप जानते थे कि वेटिंग गेम में नुकसान उनका है, इसीलिए उन्होंने फिर से एक चाल चली। उन्होंने एक अफवाह फैला दी अपने दुश्मन की एलाइड आर्मी में कि वो यहाँ से हार के अपनी आर्मी को पीछे लेके जाना चाहते हैं और इस अफवाह को सच्चाई का रूप देने के लिए उन्होंने एक झूठा लेटर लिखा और ये लेटर कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली उन्होंने एलाइड आर्मी के पास पहुंचा दी। जब ये सब होते हुए एलाइड सेना ने देखा, उनके पास लेटर भी था, उनके पास अफवाह भी आ गई थी और उन्होंने जब एक्चुअली देखा कि ग्राविया पास से फिलिप की सेना पीछे हट गई है, तो उनको लगा कि यहाँ पे उनकी जीत पूरी हो गई है और उन्होंने अपना गार्ड डाउन कर दिया। इस बात का फायदा उठा के फिलिप ने अपनी सेना को इस पास से रात के अंधेरे में मार्च कराया और उन गार्ड्स को जो अलर्ट नहीं थे अब उन पे हमला करके एम्फिसा को कैप्चर कर लिया। इसके बाद एक दूसरे शहर नोपेक्टस को भी कैप्चर कर लिया और इस जीत के साथ अब गल्फ ऑफ कोरिंथ का रास्ता फिलिप की सेना के लिए खुल गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि गल्फ ऑफ कोरिंथ से वो लगातार अपने बाकी ग्रीक एलाइज से सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट्स मंगा सकते थे। तो सडनली एक झटके में फिलिप की मिलिट्री पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग हो गई। जब आपकी मिलिट्री पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है तो साधारण सी बात है कि अब आप अपने दुश्मन पे हमला करोगे, परंतु फिलिप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने थीब्स पे हमला नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने सरप्राइज किया। उन्होंने थीब्स को कहा कि वो सुलह करना चाहते हैं, पर डेमोस्थेनीज इस बात पे झंडा गाड़ के अड़े हुए थे कि फिलिप के साथ कोई डील नहीं होगी। इनके साथ कोई समझौता करने का मतलब होगा डेविल के साथ डील करने जैसा, क्योंकि पहले हमारे साथ समझौता करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, फिर हम सबको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और इसी वजह से डेमोस्थेनीज की स्पीचेस की वजह से एथेंस और थीब्स की जनता, उनकी लीडरशिप बेसिकली इस समझौते के लिए तैयार नहीं हुई और फिलिप की ये समझौते वाली जो रणनीति थी वो कामयाब नहीं हुई। तो अब फिलिप और डेमोस्थेनीज दोनों को समझ में आ गया था कि इन दोनों की फोर्सेस के बीच में एक फाइनल शोडाउन होके रहेगा और इसी वजह से थीब्स और एथेंस की आर्मी जहां जहां पे तैनात थे वहां से पीछे हट गए और एक ऐसे मैदान में आ गए जहां पे उनके पास ज्यादा एडवांटेज था। यह मैदान था कैरोनिया का। कैरोनिया के जंग के मैदान में थीब्स और एथेंस की एलाइड आर्मी के पास कुल 36,000 इन्फेंट्री थी और 2,000 कैवलरी। लेफ्ट विंग पे अथेनियन हैवी इन्फेंट्री थी, सेंटर में बाकी सिटी स्टेट्स के कुछ मर्सनरीज थे और राइट विंग पे थीबन हैवी इन्फेंट्री थी। हैवी इन्फेंट्री वो फुट सोल्जर्स होते हैं जिनके पास फुल बॉडी आर्मर होता है और एक हेलमेट होता है। इनके एक हाथ में एक बड़ा सा भाला होता है और दूसरे हाथ में एक छोटी तलवार। हैवी इन्फेंट्री जनरली फैलेंक्स में लड़ते थे
और किसी भी ग्रीक आर्मी की यही मेन फाइटिंग फोर्स थी। तो ये जो राइट विंग थी, इसमें थीव्स की हैवी इन्फेंट्री के साथ उनके सबसे बेहतरीन 300 इलीट सोल्जर्स भी थे। इन 300 सोल्जर्स को सेक्रेड बैंड कहते थे और कहा जाता था कि ये सारे सोल्जर्स एक्चुअली लवर्स थे। इनके सामने थी फिलिप की मैसेडोनियन सेना, जिसमें कुल 30,000 इन्फेंट्री थी और 2,000 कैवलरी। और इस कैवलरी में जो सबसे पावरफुल यूनिट था उसका नाम था द कंपेनियंस। ये एक हाईली ट्रेंड घुड़सवारों की टुकड़ी थी जिसके लीडर थे फिलिप के बेटे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की ये टुकड़ी थीबन्स के सेक्रेड बैंड के बिल्कुल सामने। फिलिप खुद अपनी आर्मी के राइट विंग में थे और जब उन्होंने इस राइट विंग को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया तब कैरोनिया की लड़ाई शुरू हुई। इस राइट विंग ने एलाइड आर्मी के लेफ्ट विंग पे हमला किया जहां पे एथेनियन सिपाही उनका सामना कर रहे थे। जो एथेनियन फौजी इस लेफ्ट विंग में थे, इनके पास उतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, पर इनके पास संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से फिलिप के हमले के बाद भी एथेनियन लाइन टूटी नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से फिलिप ने अपना मिलिट्री जीनियस दिखाया। जब उनका राइट विंग एथेनियंस के ऊपर दबाव डाल रहा था, तब अचानक से उन्होंने अपने राइट विंग को पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। एथेनियन फौजियों को लगा कि वो जीतने लगे हैं और इसीलिए वो फॉर्मेशन से निकल के फिलिप की आर्मी का पीछा करने लगे। वहां दूसरी तरफ जब अलेक्जेंडर ने ये देखा कि फिलिप अपने राइट विंग को लेके पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने सेंटर और लेफ्ट विंग को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। इस एक मनूवर की वजह से एलाइड आर्मी का सेंटर विंग और लेफ्ट विंग लड़ाई में एंगेज नहीं हो पाया। एथेनियंस फिलिप के राइट विंग का पीछा करते करते अपनी आर्मी से बहुत दूर चले गए। तब उनके फ्लैंक्स ओपन हो गए। तभी फिलिप ने अपनी पीछे हटती हुई विंग को रुक के लड़ने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के सेंट्रल विंग ने अब एलाइड के सेंट्रल विंग को एंगेज किया और अलेक्जेंडर खुद अपनी कैवलरी के साथ घूमकर थीबन विंग के पीछे आ गए और वहां से उनके ऊपर हमला किया। इस टेक्निक को हैमर और एनविल कहते हैं। इसमें आप अपनी इन्फेंट्री को इस्तेमाल करके दुश्मन की इन्फेंट्री को एक जगह पे रोक के रखते हो और आपकी कैवलरी घूम के दुश्मन के फ्लैंक्स पे हमला करती है। इस टैक्टिक की वजह से थीबन्स और सेंटर विंग के कुछ सिपाही मैदान छोड़कर भागने लगे और उधर जहां मैसिडोनियन राइट विंग डट कर अब एथेनियंस का मुकाबला करने लगे थे, वहां से भी एथेनियंस फौजी पीछे हटने लगे। इस तरह से इस मैदान में एक एक करके जब सारे फौजी हट गए तो सिर्फ थीब्स का सेक्रेड बैंड ही मैदान में बचा। सेक्रेड बैंड के फौजी तब तक लड़ते रहे जब तक सारे फौजी मर नहीं गए। और इस तरह से बैटल ऑफ कैरोनिया में फिलिप की मैसिडोनियन आर्मी की जीत हुई। मैसिडोनियन आर्मी को कितनी कैजुअलिटीज हुई इसके बारे में फिगर्स क्लियर नहीं है, पर एलाइड आर्मी के 1000 सिपाही मारे गए और 2000 सिपाही बंदी बनाए गए। जंग के मैदान में अब फिलिप ने इन दोनों सिटी स्टेट्स को हरा दिया था, तो अब ये दोनों डरने लगे थे कि इनके ऊपर हमला होगा और इनकी इंडिपेंडेंस पूरी तरह चली जाएगी। पर एक बार फिर से फिलिप ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने दोनों पे हमला नहीं किया और इनफैक्ट अपने बेटे अलेक्जेंडर को इनके साथ समझौता करने के लिए भेजा। जो 2000 सिपाही इन्होंने कैद किए हुए थे उन सबको छोड़ दिया और अलेक्जेंडर ने थीब्स और एथेंस के सामने बस एक शर्त रखी, हम सारे सिटी स्टेट्स को एक करके एक कंबाइंड फोर्स बनाना चाहते हैं और उस फोर्स के कमांडर होंगे फिलिप और इस फोर्स को यूज करके हम पर्शियन अंपायर पे हमला करेंगे। सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को एक साथ रखने के लिए फिलिप ने इस लड़ाई के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था द कोरिंथियन लीग। और ऑब्वियस सी बात है मैसिडोन इस लीग के सबसे पावरफुल मेंबर थे। इस लीग में शामिल होने वाले हर सिटी स्टेट को यह वादा करना था कि जरूरत पड़ने पे वो अपने फौजी और मिलिट्री एड और पैसा भेज के फिलिप को सपोर्ट करेंगे ताकि वो पर्शियन अंपायर के ऊपर हमला कर पाए। ग्रीक सिटी स्टेट्स दशकों से आपस में लड़ रहे थे और कभी भी एकजुट नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट जब पर्शियन अंपायर ने पहले इन पे हमला किया था, जहां मैराथन की लड़ाई हुई थी, थर्मोपली की लड़ाई हुई थी, जहां 300 स्पार्टन्स ने पर्शियंस का सामना किया था, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, बहुत बार इन पे हमले हुए थे, पर कभी भी वो एकजुट नहीं हो पाए थे। और फाइनली जिस व्यक्ति ने इन सारे सिटी स्टेट्स को एकजुट किया, ये व्यक्ति इन सिटी स्टेट से नहीं आया था, ये किंगडम से आया था, एक राजा था और कैरोनिया की लड़ाई में हरा के इसने कोरिंथियन लीग बना के सारे सिटी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिलिप का बस एक सपना था, पर्शियन अंपायर को हराना, और इस जीत के बाद उसने जोरों शोरों से पर्शियन अंपायर पे हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। पर यहां कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 336 बीसी में, यानी 2 साल के बाद, जब उनके बेटी की शादी थी, तो उसकी पार्टी में जब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब फिलिप के एक बॉडीगार्ड ने उनका कत्ल कर दिया। ऐसा लगने लगा कि पर्शियन अंपायर को इन्वेड करने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा, पर इस सपने को पूरा किया फिलिप के बेटे अलेक्जेंडर ने। 334 बीसी में
उन्होंने अपनी पूरी ग्रीक फोर्स को लेकर पर्शियन एम्पायर को इन्वेड किया और उसके बाद जो घटनाएं हुई उन्हीं के वजह से अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी, जब एक बूढ़ा पिता मरने वाला होता है तो अपने बेड के पास 4 बेटों को बुलाता है और उनको एक एक लकड़ी देता है और कहता है कि तोड़ के देखो। सब वो एक एक लकड़ी तोड़ लेते हैं, पर जब उनको चारों लकड़ी को मिला के गट्ठर देता है तो तोड़ नहीं पाते। और लेसन ये था कि अगर 4 लकड़ियों को मिला के एक साथ पकड़ लो तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ वैसा ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है। जब आपने जैसे ग्रीस में हुआ, बहुत सारे सिटी स्टेट्स को मिला लिया, तो चाहे सिटी स्टेट्स हो, चाहे कंट्रीज हो, चाहे किंगडम्स हो, उनको आप मिला लेते हो तो यस, ये बात सच है कि मिल के वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर इसका फ्लिप साइड क्या है, इसमें नुकसान क्या है? ओवरऑल शायद कोई नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान नहीं है, पर इंडिविजुअली अगर आप नुकसान देखें तो जो सिटी स्टेट्स थे, जो अलग अलग राज्य थे, किंगडम्स थे, उनके पास पहले जितनी आज़ादी थी अब शायद उतनी आज़ादी नहीं होगी। जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे तब भारत के पास 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने लीडर्स थे, ये सब इंडिपेंडेंट थे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो वल्लभ भाई पटेल सारे रियासतों के साथ जाके बातें कर रहे थे कि आप हमारे यूनियन में मिलिए, एक भारत का देश बनने वाला है, उसके साथ जुड़िए। ज़्यादातर रियासतें तो मान गई थी, पर कुछ ऐसी थी जो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाह रही थी। इनिशियली उनके लीडर्स कह रहे थे कि हमको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। जैसे जम्मू और कश्मीर को भारत में जोड़ने में कितनी तकलीफें आई थी, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। फिर जूनागढ़ को भी भारत के साथ लाने में चैलेंजेस आए थे, हैदराबाद के साथ कुछ चैलेंजेस आए थे। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था उसके पहले जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल किंगडम्स थे और उस समय बिस्मार्क ने उन सबको एक साथ लाके एक देश बनाया जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं। कुछ वैसा ही इटली में भी हुआ था, वहां पे भी अलग अलग किंगडम्स थे, उनको जोड़ के एक देश इटली बना। तो ये सारे जो अलग अलग देश हैं इनका यूनिफिकेशन एकदम से नहीं होता, इसमें समय लगता है और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि यूनिफिकेशन के दौरान जो इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि हमको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, अपना कल्चर चाहिए। तो जब आपको इन सबको मना के अपने साथ लेके आना है तो कई बार आप प्यार से मनाते हो, बहलाते फुसलाते हो, या कई बार जैसा कैरोनिया में हुआ आपको उनको मार के अपने साथ लेके आना पड़ता है, लड़ाई में हरा के उनके सोल्जर्स को मार के मजबूर करना पड़ता है कि आप हमारे साथ आके जुड़ो। तब जाके कोई एक यूनिफाइड फ्रंट या कोई एक बड़ा देश बनता है। और एक बार आपने पूरा देश बना लिया तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इंडिविजुअल उसमें स्टेट्स थे या इंडिविजुअल प्लेयर्स थे अब वो खुश रहेंगे। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे साइन किया था, वो आज़ाद हो गए थे। उसके 100 साल के बाद 1860 में आके नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके बीच में अब बहस होने लगी। साउथ के स्टेट्स कह रहे थे कि हमको स्लेवरी बरकरार रखनी है और हमको आपके साथ नहीं रहना, हमको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम कुछ स्टेट्स को लेके अलग हो जाएंगे। नॉर्थ के जो लोग थे उनको यूनियन कहते थे, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो इतनी एकता चाहिए, हमको सबको साथ में लेके चलना है। साउथ वाले कह रहे हैं हमको अलग होने दो, नॉर्थ वाले कह रहे हैं अलग नहीं होने देंगे। तो इनके बीच में सिविल वॉर हो गया था, अमेरिकन सिविल वॉर। और ये वो इवेंट था जिसने अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी इन्वॉल्वमेंट किया उसमें उनकी जितनी कैजुअलिटीज हुई थी वो फिर भी उतनी नहीं थी जितनी उनकी सिविल वॉर के दौरान हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम एकता की बात करते हैं, 10 लोगों को मिला के एक साथ चलने की बात करते हैं, तो याद रखिए जो वो 10 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि पहले उनके पास जितनी इंडिपेंडेंस थी एक साथ चलने के बाद शायद उनके पास उतनी इंडिपेंडेंस ना रह जाए। तो एक तरफ आपके पास है कंप्लीट फ्रीडम और एक तरफ है एब्सोल्यूट यूनिटी। इन दोनों ऑप्शंस में से अगर आपको एक ही चुनना है, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल, एक मनगढ़ंत इमेजिनरी एग्जांपल की बात कर रहा हूं। इन दोनों में से अगर आपको एक को ही चुनना है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप दोनों को मिला के कुछ नया सिस्टम बना लो, एक को ही चुनना है, तो आप किसको चुनोगे? अपनी चॉइस, और उस चॉइस के पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में मुझे कॉमेंट से बताइएगा। और हर बार की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।